हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद्या के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो करंट की आती है दिसंबर 2021 वाली हम लोग देखेंगे। वैसे इस मैगजीन को ख़त्म करने में लगभग 6-7 वीडियो लग जाएंगे। हमारे द्वारा इसे कंप्लीट कवर किया जाएगा। हम लोग आज राज्य व्यवस्था एवं शासन वाले पार्ट को देखेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। थोड़ा सा तेज देखा जाएगा क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ा जल्दी किया जाएगा। तो राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें पहला है अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन। जैसा कि हमें पता है कि पॉलिटी यानी कि जो राज्य व्यवस्था होती है उसमें एक पार्ट मौलिक अधिकार होता है और जो भाग 3 में है, और एक कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4A में है। हाँ, तो हमें मौलिक अधिकार जो भाग 3 में प्राप्त है उसके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं वो हैं जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है इसे जानते हैं। जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनके द्वारा संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों और कर्तव्य के मध्य संतुलन बनाने की वकालत की गई। अब अधिकारों और कर्तव्य के बारे में, जैसे कि अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार उन दावों को प्रदर्शित करते हैं जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि मौलिक अधिकार जैसे हमें प्राप्त है तो ये हमें या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है तो यह उस व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए जरूरी होता है मौलिक अधिकार देना। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। यानी कि जैसे अगर हमें अधिकार प्राप्त है तो उसी के अनुरूप हमें कर्तव्य भी करना पड़ता है। जैसे वेदों में रीत यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य के आधार पर धर्म यानी कि कर्तव्य और कर्म क्रिया के सिद्धांत दिए गए हैं। वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्य। भारत का संविधान लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 3, यहाँ जो 2 लिखा है यहाँ पे भाग 3 होना चाहिए। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य ऐसे मुख्य कर्तव्य हैं जिनका प्रत्येक नागरिकों द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। कुछ अधिकार भाग 3 के बाहर भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे संपत्ति का अधिकार, हालांकि ये पहले मौलिक अधिकार में ही था, लेकिन इसे अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है, जो मौलिक अधिकार न होकर एक संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि अधिकार और कर्तव्य दोनों अनिवार्य हैं, तथापि वर्तमान भारत में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों का पालन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है।
उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों प्रायः चर्चा में रहते हैं, किंतु यदि कर्तव्य की बात करें तो कुछ दायित्व जैसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व जैसे ये कंपनियां देती हैं, जिसे CSR जाना जाता है, यानी कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा अन्य के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे बगल में देख लेते हैं हम लोग कि भाग 4 के बारे में जो दिया गया है, मूल कर्तव्य। पहले 10 कर्तव्यों को वर्ष 1978 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति को गठित किया गया था। उनकी अनुशंसा भी इसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में एकता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से ऊपर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे देश सदा प्रगति करे और नई उपलब्धियां हासिल करे। यदि कोई नागरिक, माता पिता या अभिभावक है तो उसका कर्तव्य यह है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान जरूर करे, जिसे हम 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभ। पूरक प्रकृति। प्रत्येक अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित एक दायित्व के साथ आता है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरों की निजता का भी सम्मान करें। इसमें कहा गया है कि जैसे मीडिया के द्वारा उनको अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर प्राप्त है तो उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि सामने वाले इंसान की निजता का भी सम्मान करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव। यद्यपि विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ राज्य का दायित्व है, तथा कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करें। शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक। अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किए जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभाव को हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान प्रथम मौलिक कर्तव्य जो है करते हैं तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार हिंसा त्यागने का निर्णय समाज की जीवंतता और बहुलवादी प्रकृति को संरक्षित करने में सहायता करता है। राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना। राज्य लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए नीचे भी दिया गया है, राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
माता पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं अथवा करों का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। केवल स्वहित एवं स्व कल्याण या स्वार्थपूर्ण जैसी संकीर्ण प्रवृत्ति को रोकने में सहायक। एक सेकंड। साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान दोनों ही लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक है। जैसा कि कर्तव्य के सिद्धांत में जोसेफ मेसनी ने कहा है। जोसेफ मेसनी जो है ये इटली के एक राजनेता हैं और पत्रकार भी थे वहाँ के, और इन्हें जो बीडी सावरकर हैं इनको अपना आदर्श नायक मानते हैं तथा लाला लाजपत राय जो है राजनीतिक गुरु इनको मानते हैं। तो इन्होंने कर्तव्य का सिद्धांत दिया है जिसमें कहा है कि अस्तित्व के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में खुशहाली के सिद्धांत के जरिए हम केवल अहंकारी स्वार्थी मनुष्य उत्पन्न करेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिद्धांत खोजना होगा जो मनुष्य को उसके स्वयं के सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करे, उसे स्थिरता आत्म बलिदान की शिक्षा दे और उसे उसके साथियों के साथ एकजुट करे। यही कर्तव्य का सिद्धांत है। अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने से संबंधित मुद्दे। स्वरूप की भिन्नता। प्रत्येक मनुष्य द्वारा कुछ अधिकार जन्म के समय से ही अर्जित कर लिए जाते हैं, किंतु कर्तव्यों के पालन हेतु सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अधिकार कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं। मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बगैर दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करने संबंधी कर्तव्यों के पालन के लिए जाने की अपेक्षा करना कठिन है। वैधानिक स्थिति में भिन्नता। मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी परिवर्तनीयता है। न्यायालय में रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालांकि मौलिक कर्तव्य जो है गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनके खिलाफ हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। ये संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की केवल व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन या सहायता करते हैं। जैसे कि एक इसमें एम्स की छात्र संघ बनाम एम्स 1983 में क्रिएट किया गया था। राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट। विधि का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व है, जिसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन न होने के कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई है। अधीनता का जोखिम। लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है। अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति। कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इसके टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधताएं विद्यमान हैं। समय समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएं सामने आती हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर बात किया जा रहा है। मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच न्यूनतम संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। पहला है, नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन किए जाने की परवाह किए बिना राज्य द्वारा अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे संरक्षण प्रदान करने को अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए।
यानी कि राज्य को यह परवाह नहीं करना चाहिए कि नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। राज्य को मानव के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए तथा उसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मौलिक अधिकारों को पूरा करना, जैसे कि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। मानव अधिकारों की रक्षा, उनके उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के संस्थानों, पुलिस, जैसे राज्य के संस्थानों में है पुलिस, न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन आदि पर निगरानी के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे संस्थान अपने दायित्वों को पूरा करने में तत्पर रहेंगे। जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसी मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना चाहिए। अधिकारों की अधीनता के जोखिम को कम करना, कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना, संवैधानिक नैतिकता विकसित करने तथा नागरिकों को उत्तरदायी बनाने हेतु एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1) में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। इस तरह से हम लोग अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन, यानी कि अधिकार और कर्तव्यों के मध्य संतुलन कैसे बनाया जाए के बारे में देखा। नेक्स्ट है कि वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ये सुर्खियों में क्यों रहा? अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने वैश्विक शासन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत की। समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से संबंधित अन्य तथ्य क्या गया है। यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की एक पहल है। यह 2 चरणों वाला एक पहल है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रकार के 2 सम्मेलनों में से यह पहला सम्मेलन है। इसने लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया है। इसका उद्देश्य जो है 3 स्तंभ जो बगल में दिए गए हैं, यहाँ पे 3 स्तंभ यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करना और तानाशाही का विरोध करना। दूसरा है मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और तीसरा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। इन पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए यानी कि एक स्थान से लेकर पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूअल की शुरुआत की है। इसके लिए अमेरिका ने $424.4 मिलियन खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिस्क्स। यहाँ बगल में जो दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। प्रमुख वैश्विक खतरे, जैसे आर्थिक खतरे में है कि बेरोजगारी फैलेगी, एसेट बबल यानी कि वास्तविक मूल्य की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी,
और राजकोषीय संकट, गैर कानूनी व्यापार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का खतरा, पर्यावरणीय खतरे में जैसे जैव विविधता की हानि, मानव जनित पर्यावरणीय आपदा, मौसम और जलवायु संबंधी चरम घटनाएं, भू राजनीतिक खतरे, आतंकवाद और दो देशों के बीच विवाद, देश का आर्थिक या राजनीतिक पतन, राष्ट्रीय और वैश्विक शासन की विफलता, सामाजिक खतरे, जल और खाद्य संकट, संक्रामक रोग, शहरी योजना की विफलता, तकनीकी खतरे में जैसे साइबर हमले और डेटा का चोरी, नकारात्मक तकनीकी विकास, सूचना और संरचना का विफल होना। वैश्विक शासन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन का एक साधन है। दूसरे वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्यवाही का समन्वय करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की एक जटिल प्रणाली है। इसके लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इन हस्तक्षेपों में लोकहित प्रदान करने के साथ ही एकीकृत मानकों का विकास भी शामिल है। इसके अलावा हस्तक्षेपों में अधिक पूर्वानुमान, स्थिरता और व्यवस्था लाने हेतु राज्यों तथा उनके नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी शामिल है। कोविड-19 के बाद वैश्विक खतरे, आर्थिक और पारिस्थितिकी संकट, भू राजनीतिक, सामाजिक तनाव आदि उल्लेखनीय गति से बढ़े हैं। इसलिए वर्तमान में वैश्विक जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है ताकि निष्पक्ष दुनिया के विचार की रक्षा की जा सके। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत न्यूनतम संघर्ष वाली दुनिया के निर्माण तथा भेदभाव के बगैर सबकी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए समृद्ध समाजों का निर्माण करके इस विचार में मदद कर सकते हैं। लोकतंत्र, जनता का नियंत्रण और राजनीतिक समानता, प्रतिनिधि सरकार, निष्पक्ष चुनाव हो, समावेशी मताधिकार हो, स्वतंत्र राजनीतिक दल, निर्वाचित सरकार, भागीदारी में नागरिक समाज की भागीदारी हो, निर्वाचकों की भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र हो, निष्पक्ष प्रशासन, कानून का निर्धारित तरीके से लागू होना, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, सरकार पर नियंत्रण, प्रभावी संसद, न्यायिक स्वतंत्रता, मीडिया की सत्यनिष्ठा, ये तीनों जो है सरकार पर नियंत्रण करेंगे। मूलभूत अधिकार में न्याय तक सबकी सभी की न्याय तक पहुंच, नागरिकों की स्वतंत्रता, सामाजिक अधिकार और समानता। लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शासन में इनके लाभ। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में लोकतंत्र के 5 मुख्य सिद्धांतों तथा शासन के अन्य रूपों से भिन्न इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की गई है। जो अभी ऊपर देखेंगे हम वही है। वैश्विक शासन में इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक कल्याण, यानी कि सबका कल्याण, सभी के कल्याण के लिए साझेदारी के निर्माण हेतु लोगों, निगमों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ लाने में सहायता करना। सार्वभौमिक रूप से सुलभ और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों को नियम आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। नए युग के अभिकर्ताओं को शासन में शामिल करते हुए समकालीन मानव संपर्क को बढ़ावा देना। विभिन्न स्तरों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में विकेंद्रित होती समग्र शासन प्रणाली को बढ़ावा देना। न्याय के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में समान किंतु
विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं को बढ़ावा देना। सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रों में एक समावेशी, जवाबदेह और उत्तरदायी संप्रभु सत्ता की स्थापना करना। सरकार और उसके निर्णयों की वैधता प्रदान करना। यह बहुत कम या उन नियम रहित देशों में दिखाई देता है जो स्वयं से लोकतांत्रिक बताकर वैधता प्राप्त करना चाहते हैं। लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। बढ़ता अधिनायकवाद। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में अधिनायकवादी दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों में की संख्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाले देशों से अधिक है। यानी कि अधिनायकवादी देश जो हैं बढ़े हैं लोकतांत्रिक देशों की प्रक्रिया के अपेक्षा। इसी प्रकार फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में वर्ष 2020 को वैश्विक स्वतंत्रता में गिरावट के लगातार 15वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में 2020 को 15वें वर्ष के रूप में गिरावट के रूप में देखा गया है। चुनावी ईमानदारी पर संदेह। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो अथवा कोई अन्य लोकतंत्र, चुनावी ईमानदार पर प्रश्न उठाया जा रहा है। नागरिकों के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुपालन की स्वीकृति देना महामारी के जोखिम के कारण चुनौतीपूर्ण हो गया। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार राष्ट्रों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा यह स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के समग्र कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। गलत सूचना। विगत कुछ वर्षों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुष्प्रचार, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग आदि के माध्यम से गलत सूचना लोकतंत्रों के विघटन के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या सुधार किए जाना चाहिए। वैश्विक शासन के केंद्र में अंतर सरकारी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांत खंडित और जटिल वैश्विक शासन को सुचारू करने हेतु महत्वपूर्ण है। यदि हम निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चुनौती को दूर करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ लाने में मदद कर सकता है। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर तथा नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के नए अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थानों को मजबूत बनाना। प्रतिस्पर्धी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना, जिसमें विपक्ष के पास सत्ता हासिल करने का एक वास्तविक मौका हो। प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना। भ्रामक सूचना से दूर रहना और सरकारी संस्थानों को तानाशाही साधनों का उपयोग करने से रोकना। बिग डेटा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए नवीन तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ना और शासन में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का पता लगाने और इसे रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता से खुले और लोकतांत्रिक समाज को बचाने या उसे जीवंत बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करना। इसके साथ ही सोशल मीडिया तथा क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक मानदंडों का आकार देना। लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए शक्तिहीन संस्थानों या खराब शासन जैसी समस्याओं का समाधान करके लोकतंत्र की कमियों को दूर करना। संक्रमणकारी लोकतंत्रों की सहायता करना और मध्यस्थ निकायों जैसे आसियान, यूरोपीय संघ
आदि के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय समूहों के साथ भागीदारी कर क्षेत्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना, लोकतंत्र की आवाज़ को और मुखर बनाने तथा वैश्विक खतरे को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार लाना। तो ये हमारा 1.2 यानी कि जो दूसरा टॉपिक था वो वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत था। अब हम लोगों के पास तीसरा है लोक लेखा समिति। वैसे यह वीडियो जो है आधे घंटे का हो गया है, तो हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों को आगे राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस में देखना है लोक लेखा समिति जो हो गया, और चौथा है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक, पांचवा हो गया धर्मांतरण विरोधी कानून, पांचवें में और भी है जैसे बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना। फिर छठा है भारत में न्यायिक अवसंरचना, संक्षिप्त सुर्खियां यानी कि जो शॉर्ट न्यूज़ हैं, ये सातवां टॉपिक में है। इसके बाद हम लोगों को ये ख़त्म हो जाएगा राज्य व्यवस्था और शासन। उसके बाद हमारा आईआर शुरू होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगर नेक्स्ट पार्ट जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।